क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। चौदवी का चांद हो या आफताब हो। 31 जुलाई 1980 को किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। आइए जानते हैं रफ़ी साहब के जीवन परिचय के बारे में और उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्सों के बारे में। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फीकू बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी साहब तो अलग ही थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फ़कीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोज़ाना उसे सुनने का इंतज़ार करते थे। उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ ख़ानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है, जब पंडित जीवनलाल जी बाल कटवाने पहुँचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल जी को प्रभावित किया। फिर जीवनलाल जी ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल जी ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। और 1937 में मोहम्मद रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया था। फिर ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में से एक सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा उनका गुल बलोच फिल्म का। गाने के बोल थे, परदेसी सोनिए ओ हीरिए। लगातार गाना गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। फिर एक्टर और प्रोड्यूसर नदीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप, जो कि 1944 में आई थी, का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। पहले हिंदी गाने की रिकॉर्डिंग में खून से लथपथ नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया कि देशभक्ति गाने में साउंड इफ़ेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पे चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया, जो कि 1946 में आई थी, और शहीद 1948, दीदार 1951, कोहिनूर 1960 जैसी फिल्मों में भी रफ़ी साहब ने बेहतरीन गाना गाते हुए स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.टी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके थे रफ़ी साहब। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बसीरा बीवी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई
तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और वो लाहौर लौट गईं। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना ना गाने की सलाह दी। उस वक्त वो गाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे की वाइफ ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उनसे जुड़ा किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र की मिट्टी उठाकर लाते हैं और कुछ फैंस तो ऐसे हैं जो उनकी कब्र की मिट्टी उठाकर लाते हैं और उसे खाते हैं। मोहम्मद रफ़ी अच्छे सिंगर होने के साथ साथ दरिया दिल इंसान भी थे। एक बार की बात है जब ड्राइवर को नौकरी से निकालने पर उन्होंने टैक्सी दी थी। बात यह थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के ही पास थी। रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था और उसे लेफ़्ट हैंड ड्राइव की आदत थी, इसलिए उसके लिए उस कार को ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उन्हें दूसरा ड्राइवर अपॉइंट करना पड़ा। ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस ज़माने में 70,000 की थी और मोहम्मद रफ़ी के उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि आज उस सुल्तान के पास 12 टैक्सी हैं। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब घर वालों ने उसे बिठाया और पूछा कि क्या वजह है कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो बताया कि रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजा करते थे, जिससे कि उसका घर चलता था, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। मोहम्मद रफ़ी के सेक्रेटरी ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए कई अवार्ड्स भी जीते। उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रफ़ी साहब एक अच्छे प्लेबैक सिंगर ही नहीं, नेक दिल और दरिया दिल इंसान भी थे, जिन्होंने अपने ज़माने में कई लोगों की मदद की थी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Thanks for watching.